जब हम भारत की बात करते हैं तो जहन में सबसे पहली चीज क्या आती है? शायद इसकी विशाल आबादी, 1 अरब से भी ज्यादा लोग। लेकिन इन बड़े बड़े नंबर्स के पीछे की असली कहानी क्या है? आज हम इन्हीं आंकड़ों में थोड़ा और गहरा उतरेंगे ताकि भारत की आबादी की इस जटिल तस्वीर को समझ सकें। तो चलिए एक सवाल से इसकी शुरुआत करते हैं। ये सुनने में थोड़ा फिलॉसफिकल लग सकता है, लेकिन ये हमारे आज के टॉपिक के बिल्कुल सेंटर में है। जरा सोचिए, क्या एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जा सकती है जहां इंसान हो ही नहीं? असल में ये समझना बहुत जरूरी है कि हर चीज को मतलब हम इंसानों से ही मिलता है। कोयला, वो तो बस एक काला पत्थर था जब तक हमने उसे एक रिसोर्स की तरह इस्तेमाल करना नहीं सीखा। या फिर एक सुनामी, वो तो बस समुद्र की एक लहर है जब तक कि वो किसी आबादी वाले शहर से टकराकर एक आपदा न बन जाए। इसीलिए जब हम किसी देश को समझना चाहते हैं तो हमें शुरुआत हमेशा उसके लोगों से ही करनी होती। तो चलिए इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और अपने पहले हिस्से में गोता लगाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आबादी का अध्ययन इतना जरूरी क्यों है और ये हमें भारत के बारे में क्या बताता है। इस पूरी पड़ताल में हम 3 बड़े सवालों की जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला, भारत की ये जो विशाल आबादी है, इसका साइज क्या है और ये कहाँ कहाँ बसी है। दूसरा, वक्त के साथ ये कैसे बढ़ी और इसमें क्या बदलाव आए। और तीसरा, इस आबादी की खास बातें क्या हैं, जैसे कि उम्र, लिंग और शिक्षा का स्तर। तो हमारे पहले सवाल का जवाब छिपा है नंबर्स में। और जब भारत की बात आती है तो ये नंबर्स सच कहूं तो चौंका देते हैं। 2011 की जनगणना, उसके हिसाब से भारत की आबादी थी 121 करोड़। जी हाँ, 1.21 अरब। ये एक ऐसा नंबर है ना जिसे दिमाग में बिठाना भी मुश्किल है। सोचकर देखिए, दुनिया में हर छठा इंसान एक भारतीय है। अब ये जो स्लाइड है ना, ये इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है, एक तरह का विरोधाभास। दुनिया की 17.5% आबादी दुनिया के सिर्फ 2.4% जमीनी हिस्से पर रहती है। ये चार्ट एकदम साफ साफ दिखाता है कि हमारे जमीनी संसाधनों पर कितना जबरदस्त दबाव है। तो सवाल ये उठता है कि ये 1.2 अरब लोग आखिर रहते कहाँ हैं? क्या वे पूरे देश में एक बराबर फैले हुए हैं? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। असली कहानी इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और असमान है। इस असमानता को समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व। आसान भाषा में इसका मतलब है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं। और ये नक्शा ये उस असमानता को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। आप देखिए, जो गहरे लाल रंग वाले इलाके हैं, जैसे कि हमारे उत्तरी मैदान, वो कितने घनी आबादी वाले हैं। और वहीं जो हल्के हरे रंग के इलाके हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ी राज्य, वहाँ आबादी कितनी कम है। ऐसा लगता है मानो एक ही देश के अंदर 2 अलग अलग दुनियाएं बसती हों। इस फर्क को और अच्छे से समझने के लिए जरा इन 2 उदाहरणों पर गौर कीजिए। बिहार में हर 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1100 से ज्यादा लोग रहते हैं और वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में उतने ही बड़े एरिया में सिर्फ 17 लोग रहते हैं। ये एक जबरदस्त विरोधाभास है। हमने ये तो देख लिया कि आबादी कहाँ है, पर यह तस्वीर हमेशा से ऐसी नहीं थी। आबादी कोई रुकी हुई चीज नहीं है, ये लगातार बदलती रहती है। तो चलिए अब इस बदलाव के पीछे के इंजन को समझते हैं। वो कौन सी ताकतें हैं जो आबादी को आगे बढ़ाती हैं? किसी भी आबादी में बदलाव सिर्फ 3 वजहों से होता है। जन्म, यानी नए लोगों का जुड़ना, मृत्यु, यानी लोगों का कम होना, और माइग्रेशन, मतलब लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब ये जो टेबल है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बताती है। ध्यान दीजिए कि 1981 के बाद से जो सालाना ग्रोथ रेट है, यानी बढ़ने की जो रफ्तार है, वो घटने लगी। 2.22% से गिरकर 2011 तक 1.64% पर आ गई। सुनने में तो ये अच्छी खबर लगती है ना? लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट है। उसी दौरान हर दशक में जुड़ने वाले लोगों की असल संख्या बहुत बड़ी बनी रही। 2001 से 2011 के बीच ही 18 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ गए। तो ये एक पहेली है ना? अगर आबादी बढ़ने की रफ्तार धीमी हो रही है, तो फिर भी असल में इतने ज्यादा लोग हर दशक में कैसे जुड़ रहे हैं? इसका जवाब है लार्ज बेस इफेक्ट में।
देखिए, जब आपका शुरुआती नंबर ही 1 अरब से ज्यादा हो तो उसका 1.64% जैसा छोटा सा प्रतिशत भी हर साल करोड़ों में होता है। इसको ऐसे समझिए, एक बहुत बड़े ड्रम में 2% की बढ़ोतरी एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब में 10% की बढ़ोतरी से कहीं ज्यादा होती है। तो अब जब हम साइज और ग्रोथ की कहानी समझ चुके हैं तो चलिए जरा और जूम इन करते हैं और इन 1.2 अरब लोगों की तस्वीर को और करीब से देखते हैं। आखिर इनकी खासियतें क्या हैं जो भारत के आज और कल को बना रही हैं? ये चार्ट भारत की सबसे बड़ी ताकतों में से एक को दिखाता है। देखिए, लगभग 59% आबादी काम करने वाली उम्र की है, यानी 15 से 59 साल के बीच। ये एक बहुत बड़ी युवा वर्कफोर्स है जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहते हैं। अगर इसे सही दिशा मिले तो ये देश की आर्थिक तरक्की का एक जबरदस्त इंजन बन सकती है। एक और जरूरी पहलू है लिंगानुपात, यानी हर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। और यहाँ भी हमें जबरदस्त फर्क देखने को मिलता है। एक तरफ केरल है जहां पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं, तो दूसरी तरफ हरियाणा जैसे राज्य हैं जहां यह अनुपात चिंताजनक रूप से कम है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये हमारे समाज के गहरे मुद्दों की तरफ इशारा करते हैं। साक्षरता यानी लिटरेसी किसी भी देश की तरक्की की नींव होती है। 2011 के आंकड़ों को देखें तो पुरुषों में लिटरेसी रेट करीब 81% था, जबकि महिलाओं में ये सिर्फ 65% के आसपास था। और ये जो जेंडर गैप है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सामाजिक और आर्थिक चुनौती है, क्योंकि ये महिलाओं की तरक्की और उनके सशक्तिकरण पर सीधा असर डालता है। तो इन सारे आंकड़ों और चुनौतियों को देखते हुए सवाल उठता है कि आगे का प्लान क्या है। यहीं पर आती है भारत की नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, जो इन उलझे हुए मामलों को सुलझाने की एक कोशिश है। सरकार ने साल 2000 में एक बहुत अहम नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई थी। दिलचस्प बात यह है कि इसका मकसद सिर्फ आबादी कंट्रोल करना नहीं था, बल्कि लोगों की सेहत और जिंदगी को बेहतर बनाना था। इसमें 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और फैमिली प्लानिंग को लोगों से जुड़ा हुआ प्रोग्राम बनाने जैसे लक्ष्य रखे गए थे। और इन कोशिशों का नतीजा वाकई में काफी प्रभावशाली रहा है। पब्लिक हेल्थ में सुधार की वजह से एक औसत भारतीय की जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो 1951 में सिर्फ 37 साल के करीब थी, वो 2012 तक बढ़कर लगभग 68 साल हो गई। ये लगभग 2 गुनी बढ़त है। सोचिए, एक पीढ़ी के अंदर ही एक असाधारण कामयाबी है। तो इस पूरी कहानी को हम एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर आकर खत्म करते हैं। भारत की ये जो विशाल और युवा आबादी है, ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। अगर इस आबादी को अच्छी शिक्षा, सेहत और रोजगार मिले तो ये देश की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी बन सकती है। भारत का भविष्य इसी बात पर टिका है कि वो अपने सबसे कीमती संसाधन यानी अपने लोगों का इस्तेमाल कैसे करता है। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाली कई पीढ़ियों तक गूंजता रहेगा।